Hello everyone, this is Dr. शीतल पांडे. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट PCOS एंड IVF. PCOS वेमेन का IVF प्रोसीजर क्या अदर केसेस से डिफरेंट होता है? येस, टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के वेमेन, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया, जब वो सारे रेमेडीज़ फॉलो करते हैं तो नियरली 50% वेमेन आर एबल टू कंसीव नेचुरली. बट ऑल विल नॉट बी सो फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट. यदि अदर फैक्टर्स भी उपलब्ध हैं, जैसे कि पेशेंट में ट्यूबल्ड प्रॉब्लम है या हस्बैंड में स्पर्म प्रॉब्लम है, सो ऐसे पेशेंट्स को जनरली IVF फिक्सी की ज़रूरत पड़ती है. तो जब हम PCOS वेमेन को IVF के लिए लेते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान करना पड़ता है. जैसे अदर केसेस में रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट इज़ फिट फॉर बेसिक एनेस्थीसिया, जिसके अंडर हम एग्स रिमूव करेंगे. वो जांचों के अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में स्पेशली थायराइड और प्रोलैक्टिन की मात्रा को चेक कर लिया जाता है, क्योंकि 30 to 40% PCOS वेमेन में TSH एंड प्रोलैक्टिन डिरेंज्ड होता है. सो दिस हैज़ टू बी कन्फर्म दैट इट इज़ वेल इन कंट्रोल. सो नाउ द इंजेक्शंस जनरली स्टार्ट फ्रॉम पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से इंजेक्शंस चालू हो जाएंगे. इंजेक्शंस को हमें कंट्रोल्ड मात्रा में देना होता है इन अ यूनिट ऑफ नियरली 150 to 225 डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स का बॉडी वेट, BMI कितना है. PCOS वेमेन में हमें पता होता है कि एक्सेसिव बीज पाए जाते हैं ओवरीज में. इन वेमेन का AMH जनरली ऑन हायर साइड होता है. तो हायर AMH के PCOS पेशेंट्स में इंजेक्शंस को कंट्रोल डोसेज में देना होता है, क्योंकि यदि एक्सेसिव मात्रा में बीज स्टिमुलेट हो जाएंगे, फॉलिकल्स बना देंगे, तो पेशेंट के हाइपर स्टिमुलेट होने का रिस्क रहता है, जो रिस्क कोई भी फर्टिलिटी कंसल्टेंट नहीं उठाना चाहता, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली रिस्की एंड मे क्रिएट प्रॉब्लम विद द पेशेंट. सो आज के दौर में हर फर्टिलिटी एंड IVF क्लिनिक OHSS फ्री क्लिनिक होना चाहता है. OHSS क्या है? OHSS इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी वेमेन में यदि एक्सेसिव मात्रा में फॉलिकल्स बन जाते हैं, उससे एक्सेसिव मात्रा में हार्मोन्स बॉडी में रेज हो जाते हैं, तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को OHSS कहते हैं. सो कंट्रोल मात्रा में इंजेक्शंस देने के बाद भी कई पॉलीसिस्टिक ओवरी वेमेन में हाइपर स्टिमुलेशन होता है, पर वो कंट्रोल्ड मात्रा में होता है. माइल्ड टू मॉडरेट OHSS होता है, जो डेफिनेटली बेसिकली विदाउट एनी एडमिशंस बेसिकली मेडिसिन पे ही मैनेज हो जाता है. सो नियरली पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस देना शुरू किया. डोसेज का विशेष ध्यान रखा OHSS को कंट्रोल करने के लिए. ऑन एन एवरेज 9 to 10 डेज तक इंजेक्शंस दिए गए. इंजेक्शंस देने के साथ साथ फॉलिकल स्टडीज़ किए जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि फॉलिकल्स ग्रो होने लगे हैं. जब बाय 9 to 10th डे ऑफ इंजेक्शन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के फॉलिकल्स रेडी हो जाते हैं. रेडी होने के बाद फाइनल इंजेक्शन फॉर ट्रिगर दिया जाता है फॉर द फाइनल मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकल्स. एंड आफ्टर द ट्रिगर अराउंड एट 36th आवर अंडर माइल्ड एनेस्थीसिया एग पिकअप प्लान कर लिया जाता है. एग पिकअप प्लान करने के बाद जब एग पिकअप किया जाता है, ऑन द सेम डे हस्बैंड से भी स्पर्म सैंपल लिया जाता है. स्पर्म सैंपल में से, सीमेन सैंपल में से स्पर्म्स को सेग्रीगेट करके एग पिकअप में oocytes को बॉडी से निकाला जाता है. उन्हें सेग्रीगेट करके इक्सी करके एम्ब्रियोज ग्रो किए जाते हैं. एम्ब्रियोज ग्रो करने के बाद का जो स्टेप है, ये कुछ हद तक PCOS वेमेन में बदल जाता है. सेम मंथ में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के वेमेन में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं. हमने एग्स लिए, स्पर्म लिए, इक्सी करके एम्ब्रियो निर्माण किए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट टू गो फॉर Day 5 ग्रोथ, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करने के बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स में सभी ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज कर दिया जाता है. फ्रीज करना एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है. इससे एम्ब्रियोज को कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मीडियाज़ एंड फ्रीजिंग प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं. फिलहाल में यूज़ किए जाने वाले फ्रीजिंग प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया में हमें नियरली 100% एम्ब्रियोज सर्वाइव करते हैं और उनकी क्वालिटी को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता है. तो अब हमने एम्ब्रियोज को फ्रीज क्यों किया? जैसा मैंने बताया था कि कितना ही कंट्रोल डोसेज आप दें, PCOS वेमेन में हाइपर स्टिमुलेशन माइल्ड टू मॉडरेट होता ही है. और इससे बढ़ने वाले हार्मोन्स की वजह से जो सिस्टमिक चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा ब्लड थिकनिंग होने लगता है, पेट में पेशेंट्स के डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा पेन वगैरह कंप्लेन करते हैं वो फॉर अराउंड अ वीक्स टाइम. इस टाइम पर यदि एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं तो इन प्रॉब्लम्स के बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसीलिए PCOS वेमेन में
सभी एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है। पिकअप के बाद पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट में होती हैं ओवर 5 to 7 डेज, और उसके बाद जब उनके मेंसेस आ जाते हैं तो पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली रिलीव्ड। कोई भी सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सो इस तरह से सभी एम्ब्रियोज को फ्रीज करके आफ्टर अ मंथ्स ऑफ ब्रेक, से जनवरी यू डिड योर एग पिकअप, February you took a complete rest, you gave a complete rest to your body to wash out from all the hormones that had risen in your body, and in the third month, say March, this is just an example I am giving, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को प्लान किया जाता है। उस टाइम पर माहवारी के सेकेंड डे से सिर्फ मेडिकेशंस देख करके गर्भ की लाइनिंग बनाई जाती है। जो एम्ब्रियोज हमने फ्रीज़ किए थे, गर्भ की लाइनिंग तैयार होने पर प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन शुरू करके टेस्टाइन टाइम पर उन्हीं एम्ब्रियोज को थॉ करके, मतलब डी फ्रीज करके गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसके बाद 15 डेज़ की मेडिकेशंस दी जाती हैं टू सपोर्ट द एम्ब्रियो टू इम्प्लांट इनटू द यूट्रस और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का आउटकम देखने के लिए। सो इस तरीके से PCOS पेशेंट्स में सेगमेंटल IVF किया जाता है। मीन्स एक कंप्लीट IVF साइकिल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। इंजेक्शंस देना, एग बनाना, एग निकालना, एम्ब्रियोज को ग्रो करना और एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देना। इन बिटवीन 1 मंथ का कंप्लीट ब्रेक देना टू गेट द बॉडी टू बेस लाइन, एंड इन द 3rd मंथ बेबी ट्रांसफ़र करना। इस तरीके से PCOS पेशेंट्स में IVF में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है प्रोसीजर में। बट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स जो हमने किए, फ्रीजिंग ऑल द एम्ब्रियोज एंड ट्रांसफरिंग इन अनदर साइकिल के रिजल्ट्स फ्रेश ट्रांसफ़र से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हीं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स के बल पर PCOS पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस रेट इन IVF रजिस्टर करते हैं विथ नियरली नो कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IVF in women who have got polycystic ovary. If you have any doubts related to this, do ask me in the comment section. I will be very, very happy to reply you all. See you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.